अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसान कन्वेंशन मुनक्कद किया, जिसमें मुल्क भर के कोने कोने से किसानों ने शिरकत की और जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़राई पॉलिसी का ऐलान भी किया और किसानों के मसाइल हल करने के लिए ऐलानात भी किए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि इसके हमारे पाकिस्तान की ज़राअत पर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की जो ज़राअत है जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुकम्मल फोकस है उसमें कितनी बेहतरी आएगी। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद खोखर साहब, आप सदर हैं किसान साथ पाकिस्तान के, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफकत सईद मलिक साहब, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी साहब हैं मेरे साथ, ज़राई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब, आप सदर हैं किसान साथ पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, आप भी वहाँ मौजूद थे। क्या समझते हैं पाकिस्तान में किस तरह तब्दीली आई है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसानों को इकट्ठे करके बैठ के किसानों की बात सुन भी रहा है, किसानों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म भी है, आप क्या किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा हुकूमती लेवल पे एक चीज़ को तस्लीम किया जा रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी है वही नेशनल सिक्योरिटी है। पूरी दुनिया में हमेशा फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे होती है और वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे होती है, और इस वक्त पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू है फूड सिक्योरिटी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को बावर कर लिया है कि फूड सिक्योरिटी सबसे अहम है, क्योंकि इस वक्त हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम इम्पोर्ट कंट्री बनते जा रहे हैं फूड आइटम में। कि हम पिछले साल हमने कोई 30-40 लाख टन हमने गंदम इम्पोर्ट किया है, हमने कोई 1.5 मिलियन टन हमने चीनी इम्पोर्ट किया है, हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की हम एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, हमको 1.5 बिलियन डॉलर की हम दालें इम्पोर्ट करते हैं। तो हम टोटली जो फूड आइटम में हम इम्पोर्ट कंट्री बनते जा रहे थे। अब जो हुकूमती लेवल पे जो फैसला हुआ है वो ये है कि एक वक्त में हमने इसको इम्पोर्ट की बजाय हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़राअत को प्रमोट करना पड़ेगा, हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, रिसर्च को बेहतर करना पड़ेगा, मार्केटिंग मैकेनिज्म को बेहतर करना पड़ेगा और काश्तकार को मुनाफा बख्श बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर काश्तकार मुनाफा बख्श नहीं होगा तो काश्तकार क्यों काश्त करेगा? बिल्कुल ठीक। आपका खसूसन आप कपास में देख रहे हैं, जब मुनाफा नहीं रहा तो कपास काश्तकार छोड़ता जा रहा है। तो इसी वजह से तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आमदनी उसकी कम हुई, इसलिए वो छोड़ गया। अब ये जो खुश आइंद बात है कि कम अज़ कम हुकूमत को ये चीज़ बावर हो चुकी है कि फूड सिक्योरिटी के बगैर ज़राअत को बेहतर किए बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं, देखें कि ज़राअत कितनी अहम है कि जब 9/11 हुआ तो इस मुल्क को किसी चीज़ में पाबंदियाँ लगी पाकिस्तान पे तो सहारा दिया इस मईशत को ज़राअत ने। उसके बाद आपने एटमी धमाका किया, इस मुल्क को पाबंदियाँ तब भी लगी पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, ज़राअत ने आपको जिंदा रखा। उसके बाद 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, तब भी ज़राअत ने आपको सहारा दिया है। अभी लॉकडाउन किया कोविड-19 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं कह सकता हूँ कोई शख्स पाकिस्तान में भूख से नहीं मरा। फूड सिक्योरिटी का मसला कहीं नहीं हुआ। हाँ, वो ज़राअत की वजह से। अब इसलिए ज़राअत को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ये किसान कन्वेंशन होना बहुत खुश आइंद बात है, ये अभी इब्तदा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पहली इब्तदा है ये, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और खुदा करे ऐसे वो चलते रहे। अब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ रही है, रिसर्च के लिए उन्होंने अच्छा पैसा रखा है। अच्छा, रिसर्च की बात कर रहे हैं, इतना पैसा पाकिस्तान में पहली बार। हाँ, कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा को 900 कोल्ड स्टोर बनने हैं, ये एक अच्छी चेन बन रही है। हाँ, उसके साथ साथ जो चीज़ें करने वाली है वो है हमारे काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना बहुत जरूरी है। ये बड़ा जरूरी है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ज़राई माहिर भी हैं, डीन भी हैं, आप किस तरह देखते हैं कन्वेंशन को? इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कौम से खिताब कर रहा है तो 70%, मोर देन 70% जो लोग हैं उनके साथ उसने उनका एतमाद जो है ना बिल्ड किया है। जब एतमाद नहीं होगा तो आगे काम कैसे चलेगा? अब लोगों के अंदर ये एतमाद आया है कि गवर्नमेंट जो है ना ज़राअत के ऊपर खर्चे करने लगी है, रिसर्च के ऊपर खर्चे करने लगी है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगी है। जिस तरह खोखर साहब कह रहे थे कि भी आगे जो है ना प्राइस का प्रॉब्लम है, खर्चा ज़्यादा है, उसको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से मैनेज करेगी। मेन मसला ये होता है कि काश्तकार प्रोड्यूस कर लेता है मगर उस प्रोड्यूस को अच्छी कीमत उसको नहीं मिलती। अब उसमें मार्केटें ढूंढना, उसका आगे अल्टरनेट वे ढूंढना, जिस तरह कोल्ड स्टोरेज की बात हुई, का काम है जो पहले मार्केट में नहीं किया गया, जो नहीं किया गया, अब उस तरफ गवर्नमेंट जो है ना वो आ रही है
और उन चीज़ों को जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस कर रही है, ताकि जहाँ जहाँ पे भी कमजोरियां हैं उसको बेहतर करके हम इस प्रोडक्शन को, जितनी प्रोडक्शन हो रही है अगर उसकी कीमत भी मिल जाती है फार्मर को, जितना वो खर्चा करता है उसका उतना पैसे उसको मिल जाते हैं, तो उससे ज़्यादा जो है ना फूड सिक्योरिटी की बात जहाँ पे आ रही है, अगर ये ना होगी, वो कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड सिक्योरिटी उसमें बहुत अहम है, सबसे अहम है जी। तो इसको लेते हुए हम कहते हैं कि अगर ये फूड सिक्योरिटी ना हुई तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक आपकी बात है। जमशेद रिजवानी साहब, आप ज़रूरी तजज़ियाकार हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इमरान खान साहब ने जिस तरह ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये किसानों को अपने पास बुलाया, किसान की बात की, और फिर वो बार बार हर तकरीर में ये कह रहे हैं कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा मसला है, और इस पर वो मुकम्मल फोकस्ड भी है। अगर पंजाब हुकूमत की बात करें, अगर बजट को देख रहे हैं, तो इसमें भी तारीखी जो है रकम रखी गई है। इससे पहले इस तरह के इक़दाम देखने को नजर नहीं आए कभी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन उन्होंने स्टेप जो लिया उसकी एक बड़ी वजह है। 3 सालों में अगर हुकूमत की कारकर्दगी को जांचना हो और मुख्तलिफ सेक्टर्स में कि किस हुकूमत की किस तरह की कारकर्दगी है, तो 3 सालों में हुकूमत ने जहां डिलीवर किया, ये जिसको हुकूमत बता सकती है कि हमारे दौर में ये हुआ, तो वो ज़राअत ही थी। बिल्कुल ठीक है। और ये रियलाइजेशन कि इस बात को पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रही है हुकूमत कि इस दौर में ज़राअत ने किस हद तक तरक्की की है, ज़रूरी पैदावार कौन कौन सी सिवाय कपास के बाकी हर जगह पर पैदावार बढ़ी है, और उसका इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इस तकरीर में भी दोहराया है कि 1100 अरब का इम्पैक्ट आया है सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से मुल्क की इकोनॉमी पर, और ये पैसा ज़राअत में दोबारा री इन्वेस्ट हुआ है। तो हुकूमत का बल्कि बोझ कम हुआ है एक लिहाज से कि 1100 अरब जो आया, तो वो दोबारा काश्तकार को जो सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए थी और ज़्यादा चीज़ें, तो वो हुकूमत पर रिलैक्स हुई, तो उनके पास पैसा आ गया, चलो वही पैसा वो दोबारा रीसर्कुलेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक रिलीफ दिया है इस सेक्टर ने हुकूमत को और उसकी कारकर्दगी को। तो जाहिर है इमरान खान साहब ने राइटली उस पर जो कन्वेंशन किया, ये अपना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस्लामाबाद में सबको बुलाकर पूरे मुल्क से, जैसे खोखर साहब ने बताया कि काश्तकार नुमाइंदों को बुलाया, और इतनी बड़ी तादाद में, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि किसी दिन ऐसा जरूर होगा अगले मरले पे कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे बिल्कुल इस तरह की ही गैदरिंग करें, उसमें जो पॉलिसी की जो शक्ल है उसे वाज़ेह भी करें और सिर्फ सुने कि काश्तकार तबका क्या कह रहे थे। यकीनन अगले मरले पे एक ये तवक्को की जानी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर यकीनन इस सेगमेंट को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो अगले आने वाले सालों में जो पॉलिसी तरतीब दी जाएगी उसमें इस तरीके से एक लॉन्ग पॉलिसी होगी, तो उसके लिए तवील इजलास भी होगा, कन्वेंशन भी होगा, उसमें सुना भी जाएगा, उसका फायदा बहरहाल उस पॉलिसी की तश्कील में होगा। तो मेरा ख्याल ये आगाज है और हमें तो अच्छी लग रही है कि कम अज कम किसी हुकूमत ने रियलाइज किया है। और जैसे सिक्योरिटी की बात हुई, फूड सिक्योरिटी की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे लिए फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ये हमारा इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर है, अगर ये सिक्योरिटी है तो है। लेकिन अहम बात फिर यही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर एक अहम चीज़ उससे जोड़ी, वो थी आबादी। बिल्कुल, जितनी मर्जी आप फूड सिक्योरिटी को यकीनी बना लें, जब तक आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आप उस कितने मसाइल वो कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने राइटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ा, आबादी के जो खतरा है उसको भी रियलाइज किया और उसके जो चैलेंजेस बन रहे हैं उसकी खुराक की जरूरियात पूरी करने के लिए, तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी की अहमियत को से लिंक किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इट वॉज गुड। आप समझते हैं कि बेहतर होगा इसका, अच्छा इसके नतीजे आएंगे, नतीजे बहुत अच्छा आने चाहिए। साहब जमशेद साहब ने बात की कि इसके नतीजे यकीनन अच्छे होंगे। इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, आप बताएंगे कि इस कन्वेंशन के बाद जो इदारों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है या फेडरल गवर्नमेंट का और सूबों का फुकदान है, उसमें कुछ कमी आप समझते आएगी? लेकिन ये अभी तो परसों कन्वेंशन हुआ है, और स्पेशली जो ज़राअत के इश्यूज है, अभी तो परसों कन्वेंशन हुआ है ना। आपकी जो बात है ना कि आपस में जो एक फुकदान है राब्ते का, वो बिल्कुल है, वो खत्म होना चाहिए। और अब इस चीज से जिस तरीके से ये अब हाईलाइट हो रही है एग्रीकल्चर, ये फुकदान भी खत्म हो गया इससे। देखिए काश्तकारों में भी एक जज्बा आएगा। काश्तकार आप देखें ना, वहाँ पे मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि वहाँ पे सिंध से भी काश्तकार आए हुए थे, बलूचिस्तान से भी थे, KPK भी थे, पंजाब से भी थे,
और एक गिलगित बल्तिस्तान से एक खवातीन का वफद आया हुआ था कुछ, जिन्होंने बताया कि 16 घंटे का मुसाफत करके वो आई हैं। तो मुझे उनका जज्बा देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इस वक्त लोगों में एक जज्बा है, लोग ज़राअत के लिए काम करना चाहते हैं। अगर हुकूमत थोड़ा सा इनिशिएटिव दे उसके लिए, हुकूमत थोड़ा सा बूस्ट करे तो ये लोग करने के लिए तैयार है। अब अभी हमारे चैलेंजेस बहुत हैं जी। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, स्टार्ट जहाँ से लें वो पानी है, पानी के बाद फिर हमारी जमीन का चैलेंज है। नहीं, अगर पानी की बात करें तो उस पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह डैम शुरू कर दिए हैं, खुद विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, अब चीज की इब्तदा हो रही है। ठीक है। अब जमीन का बहुत बड़ा इशू है कि इस वक्त ऑर्गेनिक मैटर हमारी जमीन में जीरो आ चुका है। बहुत सारी जगह पे जिप्सम की जरूरत है, बहुत सारी जगह पे ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत है। इस साइड पे भी काम होना चाहिए, फिर रिसर्च पे जितना काम होना चाहिए। यकीनन इसकी आप निशानदेही करेंगे तो हुकूमत जरूर जिस तरह मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मैं खसूसन एग्रीकल्चर की बात करूंगा। एग्रीकल्चर में प्राइम मिनिस्टर के पास अच्छी टीम है, वफाक में भी सूबे में भी अच्छे लोग हैं, वो काम करना चाहते हैं। एक्चुअली जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है ना, वो एक्चुअली अकेली कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन के साथ मैं आपको करूँ ना, एग्रीकल्चर को साथ जो मिनिस्ट्री जो अटैच है ना, वो उसमें फाइनेंस भी है, कॉमर्स भी है, इंडस्ट्री भी है। ठीक है। और फूड सिक्योरिटी, अगर ये सब मिलके काम करें तो काम बेहतर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। नहीं, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब खुद बैठे हैं तो ये सारे उनको ही रिपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म साहब अगर फोकस रहे इस पे तो यकीनन सारे लोग। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, हमने वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश की थी कि आप इसको जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन की मीटिंग ली है वैसे ही एग्रीकल्चर की मीटिंग लें और इस साल को एग्रीकल्चर ईयर करा दिया जाए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस साल को एग्रीकल्चर ईयर करा दिया जाए और इस बजट में फोकस किया जाए एग्रीकल्चर को। अब बजट में जिन चीजों की कमी है इस वक्त जो काश्तकार फील कर रहा है, वो दो चीजों की बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की और जिसमें फर्टिलाइजर हो गया और बिजली का रेट हो गया। इससे काश्तकार काफी परेशान है क्योंकि इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। नहीं, ये जो किसान कार्ड सब्सिडी दी है इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी नहीं बात है। किसान कार्ड में जो सब्सिडी आ रही है वो बड़ी महदूद है। अच्छा, वो बहुत महदूद सब्सिडी है, उतना पैसा नहीं रखा गया जितनी उसके लिए जरूरत है इस वक्त। काश्तकार को चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड रीजन के साथ। यानी अब आप देखें ना, इंडियन काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत फर्क है। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे 1/3 है। फर्स्ट क्या हमें DAP के बैग मिलता है 5600 का, उनका पाकिस्तान रुपीज में 2400 का है। हमें यूरिया मिलती है। ये डिफरेंस आप समझते हैं, आप चाहते हैं कि कम हो? नहीं, ये खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी काश्तकार को दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए ताकि पाकिस्तानी काश्तकार पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। डॉक्टर शफकत साहब, आप बताएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने कन्वेंशन किया, आप क्या समझते हैं किस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? रिसर्च पर ज्यादा जरूरत है? कौन सा ऐसा शुबा है, क्योंकि आप जरी माहिर भी हैं, आप डीन हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी के, कि कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पर फौरी तौर पर हुकूमत को उसके लिए इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका 30% हम लॉस कर देते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हम उसको कहते हैं। अच्छा, 30% जब हम उसका पैदा शुदा जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़ाया कर बैठते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। उस लॉसेज में एक तो यह है कि मार्केट में अगर सही प्राइस नहीं मिलती तो वो ज़ाया हो जाता है, पड़ा उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है। तो इसके ऊपर काम किया जाए। उस प्रोडक्ट को क्या कर सकती है हुकूमत, क्या इकदाम कर सकती है? जो लॉसेज है उस लॉसेज, नहीं, ये किसान का काम नहीं है। उसमें जो है ना, ये जब स्टोरेज का जो सिस्टम बन रहा है, कोल्ड स्टोरेज बंद है, एक तो ये है। फिर उसकी वैल्यू एडिशन है कि कोई चीज, हर चीज लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं हो सकती। उसको फर्ज करो कि टमाटर अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि रेट बहुत कम हो गया। अब उस टमाटर का कोई ऐसा सिस्टम हो कि उसका पेस्ट बन जाए, कोई शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस ऐसे डेवलप किया जाए, इसको भी फायदा होगा, टमाटर को भी होगा, इसको भी फायदा हो सकता है। या मैंगो है, मैंगो पल्प अभी यहाँ पे बनना शुरू, बहुत सारे सिस्टम, बाय प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स उसके बनाए जाएं ताकि उससे जो है जो लॉस हमें हो रहा है वो बच जाए। इसी तरह कुछ लॉस ऐसा होता है कि जो उसके ऊपर पेस्ट अटैक हो जाते हैं स्टोरेज के अंदर, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट तवज्जो दे के किस तरह की स्टोरेज सिस्टम बनाया जाए। एक तो कोल्ड स्टोरेज है, एक वैसे जो है ना स्टोरेज होती है जिसका ग्रेन स्टोरेज हम करते हैं, तो वो लॉस का स्तर हो जाते हैं। उसके ऊपर तवज्जो दे के उसको मजीद किस तरह बेहतर किया जाता है कि वो लॉसेज जो है ना उसको कम हम कर सकें। फिर यह है कि ये जो ऑलरेडी हमारे पास क्रॉप मौजूद है, फिर नए एरियाज ढूंढे जाएं, नई क्रॉप जिस तरह। आप पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों की रहनुमाई भी कर सकता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसके अलावा बिल्कुल ऐसा है। उसमें जो है ना, एक तो ये है कि
शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए कि इन चीज़ों को अपना महफूज कैसे कर सकते हैं और इन चीज़ों के बाई प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं और उनके मार्केट को लिंक कराया जाए। छोटे छोटे फार्मर्स को मार्केट के साथ जब हम लिंक कराएंगे तो हमारे लोकल प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो उसकी वैल्यू एडिशन करके एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस लोग फार्मर के साथ मिलके जो उसकी क्रॉप मार्केट में उस वक्त सेल हो गई ठीक है, बाकी जो सेल नहीं हुई उसको उन्होंने ड्राई कर दिया, उसको उन्होंने पल्प बना दी या उसको आगे जो है ना पैकिंग टिन पैक में पैक कर दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केट में वो पड़ा भी रहता है और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा खोखर साहब, डॉक्टर शफकत सईद साहब भी कह रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा रकबा ऐसा है जो गैर आबाद पड़ा है, स्पेशली चुलिस्तान की बात की गई, थल की बात की गई, इसको भी आबाद किया जाए। इस हवाले से आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे पास जो रकबा इस वक्त आबाद होने के काबिल है वो तकरीबन 1,70,00,000 एकड़ है इस वक्त। ठीक है, हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हमारे पास रकबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं लेकिन हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, वसाइल ये देखें कि जितना हमारे पास है ज़मीन को बेहतर करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं देती। और ये जो रकबे हैं हमारे पास, चुलिस्तान हो गया, ये सारा इलाका सर, ये सारा आबाद हो सकता है। इस पर अब हुकूमत पाकिस्तान फैसला कर चुकी है। देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सी पैक का उसमें आ रहा है, कुछ उसमें काश्तकारों को दे रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं कंपनीज के साथ मिलके। लेकिन मैं एक अभाम लोगों को दूर करना चाहता हूँ। बाद लोगों के ज़हन में है कि ये जमीन चाइनीज को दे देंगे। वो बड़े क्लियर कट है कि किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में जमीन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई जमीन को आबाद करेगा तो वो पाकिस्तानी कोई कंपनी उसको आबाद कर सकती है। मकसद एक है कि हम अपनी पैदावार किस तरह बढ़ा सकते हैं। उनसे टेक्नोलॉजी ली जा सकती है, उनसे टेक्नोलॉजी ले जा सकती है, उनकी मदद ली जा सकती है, उनसे लेकिन इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसका बात करना हमने खुद है, खुद करना है। ठीक है, ठीक है ना। मशीनरी उनसे ली जा सकती है क्योंकि हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है जो उनके पास है। ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब पाकिस्तान में एक ऐसी कोई ना कोई पार्टी जरूर आनी चाहिए कि डाइवो वाली मिसाल नहीं, हो। अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं दी जाएगी तो लीज पर तो दी जा सकती होगी, या लीज पर भी गैर मुल्की को नहीं दी जाएगी। ठीक है, लीज पर भी, यानी कि चाइनीज को या किसी और को उनको लीज पर भी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं दी जाएगी, अपनी पाकिस्तानी कंपनीज को दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि उन्हें चाहिए ऐसे लोग लेके आए कि एक डाइवो वाली मिसाल बने। एक डाइवो आई थी ना पाकिस्तान में, बाकी देश के सब टाइम पे चलने शुरू हो गए, ठीक है। सबने बसें बेहतर कर ली, सबने लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया, सबने मुसाफिरों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया एक की वजह से। अगर कोई एक कंपनी यहाँ पे ऐसा काम कर दे, आकर कोई रकबा आबाद करे, देखिए बाकी कंपनीज भी शुरू हो जाएंगी, बड़े काश्तकार भी शुरू हो जाएंगे, फिर सारा रकबा आबाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पहल करने की जरूरत है, वो नहीं हो रही। अब पहल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कर दी और ऐलान भी किया कि हम जो गैर आबाद रहे हैं सारे आबाद किए जाएंगे और सी पैक से भरपूर फायदा उठाया जाएगा। सी पैक में मैं क्योंकि मेरी चेयरमैन सी पैक जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम इसको रकबों को आबाद भी करें और बेहतर तरीके से करें और जदीद टेक्नोलॉजी भी लाई जाए, जदीद मशीनरी भी लाई जाए। हमारे पास तो देखें ना, ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है जो हमारे पास 1960 में जो इंजन था आज तक वही चल रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हम तो टेक्नोलॉजी नहीं अपनी बदल सके इस वक्त तक, बेहतर मशीनरी नहीं ला सके। हमारा इस वक्त मशीनरी का बहुत बड़ा इशू है और इस प्राइम मिनिस्टर के जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसमें ये मशीनरी शामिल है जी। अच्छा, ठीक है। इससे भी बहुत सारा इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मशीनरी से बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अब मैकेनिज्म का दौर आ रहा है, अब वो दौर खत्म हो रहा है। जब तक आप मशीनरी लेके नहीं आएंगे मैकेनिज्म आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जमशेद साहब, जिस तरह खोखर साहब ने बात की जो गैर आबाद रकबे हैं उसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ऐलान किया, उनके ब्रीफिंग में भी बताया गया कि कौन कौन से इलाके फौरी तौर पर जो है वो काबिल काश्त बनाए जा सकते हैं और सी पैक से भी कौन कौन से इलाकों में हम अपनी जो गैर आबाद जमीनें हैं उनका आबाद कर सकते हैं। तो इस पर भी मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी गई। आप क्या कहेंगे, इससे कितना एक फायदा होगा? देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी इसका हवाला दिया। उन्होंने कुछ इलाके मेंशन किए, उन्होंने DI खान का मेंशन किया, उन्होंने कबायली वो इलाके जो अब अदला की सूरत में KPK में शामिल हो गए हैं वहाँ जो पोटेंशियल मौजूद है एग्रीकल्चर के हवाले से उसको भी मेंशन किया। उन्होंने बलूचिस्तान का हवाला दिया, उन्होंने थर का हवाला दिया। तो ये उन्होंने इलाके जैसे उस ब्रीफिंग के हिसाब से था तो उन्होंने अपनी स्पीच में उसको मेंशन करके उसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ा दिया कि जी बिल्कुल हमारी उस पर नज़र है। अब फिर दो हवाले दिए, एक तो ये कि जैसे खोखर साहब ने कहा
کہ سی پیک میں انہوں نے کہا کہ زراعت کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوست ملک چین سے زراعت کے حوالے سے، خاص طور پہ سی ٹیکنالوجی کے حوالے سے مختلف جو زرعی شعبے میں استعمال ہوگا ہمارا، تو اس حوالے سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور جو غیر آباد علاقے ہیں انہیں کیسے آپ آباد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی ایک ملک کی کہ اس نے کس انداز میں، اگرچہ ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا لیکن ہم نے اسے کس انداز میں اس میں ریگستان کو انہوں نے کیسے زرعی پیداوار کے لیے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ جو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ حکومت جن کے ہاتھ میں عمران خان صاحب، ان کو یہ ریئلائزیشن اور اس تمام کا جو ان کی اسپیچ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی، ہلکا ہلکا ان سب چیزوں کو ٹچ کیا۔ اس میں انہوں نے لائف اسٹاک کا مینشن کیا، کس حد تک بڑا امپورٹنٹ کہ جی کس طرح ہمارے یہاں گوشت کی پیداوار کے حوالے سے، ہمارے یہاں خالص دودھ کی پیداوار کے حوالے سے کس انداز میں ہو سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر شفقت صاحب بات کر رہے تھے کولڈ چین کی، تو انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہمارے یہاں 30% جو پیرشیبل آئٹمز ہیں پروڈکشن ایگریکلچر پروڈیوس کے، اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہماری جو میکنزم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، حکومت اس پہ وہ کر رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک جو ان کے ذہن میں مختلف خاکے موجود ہیں جو اس کا انہوں نے حوالہ اپنی تقریر میں دیا، اس پر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ظاہر کہ جیسے کھوکر صاحب نے بھی کہا کہ جو اس وقت پاکستان میں زرعی شعبے کو حکومت کے حوالے سے لیڈ کر رہے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، فخر امام صاحب ہوں، وہ حسین جہانی غزی صاحب ہوں، اور وہ جمشید چیمہ صاحب ہوں، اس سیکٹر سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے اچھی کوئی ٹیم نہیں آ سکتی کہ جو فوکس ہو، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ حکومت کی زراعت کے شعبے میں بہتر کارکردگی کی صورت میں نظر آنا چاہیے، اور وہ نظر آنا شروع ہوا ہے۔ ابھی گیپس ہیں، ابھی کمی ہے، لیکن آپ ایک ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی یہ ٹیم ایگریکلچر کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ابھی ہوئی کہ جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے، ماڈرنائز کیسے کر سکتے ہیں اور کم سے کم رقبے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار ہم کیسے لے سکتے ہیں، اس پر حکومت کا جو فوکس ہوگا وہ یقیناً گیم چینجر ہو سکتا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں۔ اچھا کوکر صاحب، جمشید صاحب نے بات کی تو اس پہ یہ بھی ہے ایگریکلچر واحد سیکٹر ہے جو فوری جس کا آپ سمجھ لیں ریٹرن ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس پر بھی حکومت کو؟ دیکھیں کوئی ایسا کاروبار نہیں جو 4 مہینے میں 3 مہینے میں بہت ساری فصلیں آپ کی 90 دن والی ہیں، کوئی 110 دن کی ہے، کوئی 150 دن کی ہے، یعنی کہ کوئی میکسیمم کو 6 مہینے کی ہے، تو اس سے جلدی تو کوئی بھی رزلٹ نہیں آ سکتا۔ میں اس چیز میں یہاں پہ پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے شوگر سبسڈی کنٹرول ایکٹ کے لحاظ ہمارے اوپر 4 مئی کو ایک ہمیں بالکل ہمارے کاشتکاروں کا استحصال ہوا جب پنجاب اسمبلی سے شوگر کے فیکٹری ایکٹ جو نکلا، جو کاشتکاروں کا استحصال تھا، معاشی قتل تھا کاشتکاروں کا، اور جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو انفارم کیا تو ہمیں واپسی جواب کو 15 منٹ میں ملا۔ اچھا، اور اس پہ جس طرح انہوں نے اسٹینڈ لیا، آپ یقین کر لیں کہ میں کاشتکاروں کے جذبات کا لفظ حد تک نہیں بتا سکتا کاشتکاروں کو کتنی خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک اس میں ترمیم کروا کے کاشتکاروں کے حق میں کر کے دوبارہ بل پاس نہیں کروایا، اور صرف بل پاس کروانا نہیں، جب تک بل کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، گزٹ نوٹیفکیشن نہیں ہوا، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اچھا کوکر صاحب، یہ ترمیمی ایکٹ ہے کہ ہمارے کسان بھائیوں کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ یہ جو ایکچولی پہلے آرڈیننس آیا تھا، اس دفعہ پرائم منسٹر آرڈیننس لے کے آئے تھے۔ آرڈیننس سے کاشتکاروں کو بڑا فائدہ ہوا کہ کاشتکاروں کو بینک پیمنٹ تھی، فوری پیمنٹ تھی، اور اگر شوگر مل والا کوئی اس میں چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی کٹوتی کرتا ہے وزن میں یا پیسوں میں، تو اس پہ 50 لاکھ روپے جرمانہ تھا، 3 سال قید بھی تھی۔ یعنی بینک ٹرانزیکشن تھی کہ بینک کے تھرو سے پیمنٹ کریں تھی، جو میڈل مین کا جو رول تھا وہ ختم کر دیا، وہ سارا ختم کر دیا۔ 4 مئی کو ایک چوری پنجاب اسمبلی کو بلڈوز کر کے وہاں پہ ٹیبل ہی نہیں ہوا، ایکٹ جو بنا وہاں ٹیبل ہی نہیں ہوا، باروں بار سے مل کے سب لوگوں نے کروا لیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ 30 جون تک کاشتکار اپنے پیسے نہیں لے سکتا، یعنی کہ 7 ماہ پیسے نہیں لے سکتا۔ یہ شوگر والوں کے پاس، شوگر مل والوں کے پاس ایک کین کمشنر کے اختیارات ختم، بینک ٹرانزیکشن ختم، وہ اپنی مرضی سے پیسے دیں۔
मिडिल बैंक का किरदार उसमें लेके आ गए। ठीक है। अच्छा, तमाम सजा वगैरह खत्म हो गई उनके खिलाफ, वो चाहे जो मर्जी कटौती करे। हालांकि वजन में कटौती करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो आपने पहले बात की मुकम्मल किसान का इस्तेसाल था, मुकम्मल इस्तेसाल था। ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एक्ट आया है तो उसमें 3 साल कैद भी है, बैंक ट्रांजेक्शन भी है, उनको टाइमली मिले चलाने का भी हुकूमत के पास अख्तियार है, किन कमिश्नर की भी अख्तियार बढ़ गए हैं उसमें काफी तो ज्यादा। आप ये समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान देखो को किसान का दर्द है, किसान का दर्द मैं एक ही लफ्ज में कहूंगा जी, सारा माफिया एक तरफ था, अकेला इमरान खान एक तरफ था। तो फिर जिस तरह उन्होंने कल अपने कन्वेंशन में पिछले दिन कहा, जो कन्वेंशन था, उन्होंने कहा कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्होंने साबित किया वो काश्तकार के साथ खड़े हुए, और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा साथ न देता तो ये कानून हमेशा के लिए बैठ गया था, हमेशा काश्तकारों का इस्तेसाल होना था। यानी कि वहां पे सबका इत्तेफाक था, सब पार्टियां मिली हुई थी वहां पे अपने मसला की खातिर, अपने पेट की खातिर। वहां वजीर आजम पाकिस्तान किसान के साथ खड़े थे, किसान के साथ खड़े। डॉक्टर शफकत साहब, वजीर आजम पाकिस्तान ने लाइफ स्टॉक की बात की, जमशेद साहब ने भी बात की, लाइफ स्टॉक में क्या किस तरह बेहतरी आ सकती है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे फौरी हमें नतीजे मिल सकते हैं? असल बात यह है कि लाइफ स्टॉक में जो ऑलरेडी हमारे पास जानवर मौजूद है, अगर कोई दूध दे रहा है तो उसकी प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना अगर हम बाकी दुनिया के एनिमल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें। हम 5 किलो 7 किलो पे खड़े हैं, कुछ वो 20 25 30 किलो पर डे के हिसाब से वो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कर भी रही है इस चीज़ पे काम कि वो सीमन लेके आए ऐसे जानवरों एनिमल्स का जिसमें उनकी जो प्रोडक्शन है एनिमल्स की नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल्स जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस हों। उससे जो है ना ये होगा कि एक तो जिनका गोश्त वाले जानवर भी हो सकते हैं, दूध देने वाले भी जानवर हो सकते हैं, जो अच्छी नस्लें हैं वो हमारे मुल्क में उनको प्रोड्यूस किया जाए। इसी तरह जो है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो हम हाइब्रिड वैरायटीज़ की तरफ जाएं, जिस तरह के भाई जो हमारा गैप है एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ जो है वो यील्ड हमारी कम है, अभी 30 मन है पर एकड़ अगर वीट की है तो उसको हम 40 या 50 मन तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ फार्मर हैं हमारे 60 मन तक ले रहे हैं, 70 मन तक। इसी तरह लाइफ स्टॉक में भी है, कुछ कम ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। तो अब ये है कि हमें उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है ताकि सब लोग बेहतर पैदावार भी ले सकें और प्रोडक्शन एनिमल की भी बेहतर हो और एग्रीकल्चर की भी बेहतर हो, और फ्रूट्स के हिसाब से भी ऐसी हम कुछ वैरायटीज मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं जो जिससे जो है ना हमें आउटपुट जो है ना मैक्सिमम आए। और जिस तरह हम मैंगो की तरफ जा रहे हैं स्मॉल-ट्री सिस्टम, जिसमें पर एकड़ हम जो है ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 1 टन से 4 टन तक पर एकड़ जा रही है। तो इस तरह के हमें जो है ना इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी, रिसर्च पे थोड़ी सी फंडिंग करके फोकस पे भी बड़ा दफा स्पेशल फंड हाँ जी, तो वो फोकस्ड मूवमेंट जो इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा जमशेद साहब, ये जो लाइफ स्टॉक की आपने बात की, वज़ीर पाकिस्तान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया, इससे यकीनन जो सी पैक है उसका हम फायदा उठा सकते हैं, मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना दूध हमारी अपनी जरूरत भी बड़ी है, लेकिन अगर चाहें तो आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर वज़ीर पाकिस्तान का स्पेशली फोकस है कि अपना मीट और अपना जो दूध है इसको बढ़ाएं। बिल्कुल, हमने पहले बात की, लेकिन उससे पहले बात मैं बोल जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि जो 1100 अरब के एग्रीकल्चर की वजह से मुल्क की इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आया है, उस पर खोकर साहब से मैं ये कहूँगा कि वो एक बात और भी करें कि उसका सिर्फ 10% जो इजाफी पैसा मिला उसका सिर्फ 10% फोकस कर लें अगर रिसर्च और सिर्फ रिसर्च के लिए, तो उसका फायदा अगले 5-10 साल होगा, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को होगा। ये दोबारा पैसा निकल नहीं सकता, लेकिन हुकूमत को और भी सिर्फ कह देना तो ठीक है, प्रेशराइज हुकूमत ने पिछले साल की निस्बत रिसर्च के लिए फंड थोड़े से रखे भी हैं पहले, लेकिन एक बड़े पैमाने पे अगर आप रख लेंगे तो ये वो सेक्टर जैसे आपने बात की कि वो आपको डिलीवर फौरी तौर पर करने की पोजीशन में होगा, जीडीपी में भी चीज़ों में। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर रिसर्च की वजह से आपका, हमारा और खुद फकर साहब जो काश्ता तंजीमें हैं उनका ये है कि हम जैसे डॉक्टर शफकत साहब बैठे हैं, मुल्तान में ज़रूरी यूनिवर्सिटी है। अब मुल्तान की ज़रूरी यूनिवर्सिटी में जिस तरह के स्मॉल ट्री सिस्टम की बात हो रही है, जिस तरह की नई आईटी के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से जो नए तजर्बात हो रहे हैं, स्मॉल ट्रैप्स और दूसरी चीज़ें, तो उसका फ़ायदा देखें हो रहा है ना।
इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में होगा। जब आपकी बात बढ़िया है, मैं डॉक्टर शफकत सईद साहब जिस तरह निशेर साहब कह रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और खालिद फुकर साहब तमाम, हम जब भी बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, तो एक बात बड़ी क्लियर होती है कि कपास में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसका इजहार किया कि इसके अलावा बाकी तमाम जो फसलें हैं उसकी पैदावार बढ़ रही है। निशेर साहब भी बता रहे हैं कि हम जब तक रिसर्च पर पैसा नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल में रिसर्च के बगैर कपास की पैदावार में भी इजाफा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि रिसर्च में जो है ना, एक तो ये है कि कॉटन की नए सीड के ऊपर जो है ना, इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा सीड नहीं है जो हमारे मेजर पेस्ट है, स्पेशली पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किसी की वैरायटी के अंदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए और व्हाइट फ्लाई भी ऐसे है कि उसमें इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट नहीं रहा, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब हमें प्रोटीन बेस्ड जो है ना बायो पेस्टिसाइड लेके आनी पड़ेंगी, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और जो बेनिफिशियल्स को भी बचाती है। ठीक है। इसी तरह माइक्रोबियल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं उसकी तरफ आए, नए सीड्स के लिए हमें जिस तरह बाकी कंट्रीज लेके आ रहे हैं अपनी तरफ, हमें भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए। रिसर्च हमें अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हदफ देना चाहिए, क्योंकि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, कॉटन रिसर्च स्टेशन है, माशाल्लाह बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट इदारे मौजूद हैं और काम भी हो सकता है। जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह कॉटन की जो सप्लाई चेन हमारे मुल्क में मौजूद है, मेरे ख्याल में किसी क्रॉप की ऐसी नहीं है। सबसे मेजर क्रॉप हमारी विशेष साहब ने बड़ी अहम बात की कि 1100 अरब में अगर 10-20% आप रिसर्च पे लगाएं, और जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं, और मेजर क्रॉप हमारी जो कॉटन है, गवर्नमेंट ने इस दफा देखिए, मैं आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो बजट है ना, पंजाब का पिछले साल का 7.5 अरब, इस दफा वो 31 अरब है, ये फर्क आया है। बिल्कुल है। अच्छा, वफाक में कोई पहले था 1.5 बिलियन होता था, 9 अरब रुपए नहीं। अच्छा, इस दफा वहाँ पे नहीं, अब वो जगह चला गया। ठीक है। वो तकरीबन उसको ले गए मुख्तलिफ चीजों में 60 अरब तक ले गए उसको। जी जी, तो बजट में फर्क तो आ रहा है जी रिसर्च के हवाले से। और दूसरा ये कि रिसर्च के इदारों को भी वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, फकत हुकूमत जो चाह रही है, बल्कि उसमें तमाम क्रॉप्स के अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बना रहे हैं वो। ठीक है। क्योंकि रिसर्च में तवज्जो नहीं दी गई पहले, और स्पेशली हमारी जो कॉटन है इसी वजह से पीछे चल। देखिए ना, हमारा रिसर्च का हमेशा जो बजट रहा है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 था। ठीक है। अब देखें ना, इंडिया उससे कितना 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। जहां हम रिसर्च के इदारों के पास तो 98% पैसे तनख्वाह में जाते हैं, 2% रिसर्च पे खर्च होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कम अज कम उस चीज को फोकस किया जा रहा है रिसर्च को, क्योंकि जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो पैदावार बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अब देखें ना, हम औसतन 29-30 मन ले रहे हैं गंदम, दुनिया 50-60 मन में चली गई है। अब देखो ना, हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है इस वक्त भी। यही गंदम जो एक अच्छा फार्मर है वो 60 मन तक, 65 मन तक, 70 मन तक भी ले रहा है। जो आम काश्तकार है वो क्यों ले रहा है? कि उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं है, एक उसके पास एक्सटेंशन सर्विस नहीं है। हमें अपने इदारों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अब जो प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को फोकस किया गया है। ठीक है, ताकि छोटे किसान की भी मामलत हो। अच्छा, यहाँ पे जुर्म क्या हो रहा है जी आज तक जो हो रहा है इस वक्त तक? एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में आप ये लें कि पंजाब में 23,900 मवासे आते हैं, तो एक्सटेंशन के पास जो ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर अफसर जो हैं मुख्तलिफ तहसीलों में, वो तकरीबन 600 के लगभग है। उनका काम क्या है? उनका काम है फर्टिलाइजर चेक करना, पेस्टिसाइड चेक करना। उनका काम है जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटी, अच्छा पोलियो कतरे पिलाना और ये डेंगू स्प्रे करवाना, ये उनका काम है। देखिए माजी में तो इससे भी बुरे काम होते हैं। आपने देखे कि सब्जी मंडी में इनको बिठा दिया। अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक्सटेंशन के जो लोग हैं उनका काम है फील्ड में रहना। बिल्कुल ठीक है। अगर वो डीलर के पास जाके बैठ जाएंगे, डीलर के पास तो उसको अच्छी चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा। उनका काम किसान की रहनुमाई है, उनका काम फील्ड में है, उनको वापस फील्ड में लाना जरूरी है। मैं बहुत सारी मीटिंग में मैं मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ।
ये करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में देखते तो यकीनन वो जो आपने शुगर एक्ट वाली बात की ये भी ऐसे ही होता है। शफकत सईद मलिक साहब जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो ज़राअत अफसरान है इनको किसानों के पास होना चाहिए। जी सर, ये बात आपकी ठीक है, इनकी भी बात भी ठीक है। हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को दो हिस्सों में हम करें। ठीक है, एक जो टेक्निकल जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाएं, एक जो मॉनिटरिंग करने के लिए या जो कानून लागू करने के लिए है उसकी एक अलहदा टीम हो। ठीक है, क्योंकि एक ने अगर जुर्माना करना है और वो जो है ना फील्ड में जाएगा, फील्ड में भी जाए तो वो दोनों चीजें अपोजिट चल बिल्कुल रही ठीक बात है। हैं। इसलिए अगर इनको दो पोर्शन में हम अगर कर लें तो जो टेक्निकल लोग हैं फील्ड में उनको हर एरिया के स्पेसिफिक किस्म के लोग हों जो न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, उनको अपग्रेड करें फार्मर को कि इस वक्त ये क्रॉप्स हैं, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, या ये रिक्वायरमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, ये प्रोडक्शन जिसमें हमें कम मिल रही है इनमें आप जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो उनको लगवाई जाए। दूसरी तरफ कानून लागू करने वाले जो टीम है वो अपने हिसाब से वो सिर्फ उस तरफ चले, क्योंकि हम दोनों एक ही पर्सन से दोनों काम करा रहे हैं तो ना वो पूरा उधर आता है ना पूरा उधर आता है। आप समझते हैं कि अलग अलग पोर्शन उनको बनाया जाए। पेस्ट वार्निंग का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? असल में पेस्ट वार्निंग में जो है ना बहुत थोड़े बंदे हैं, पेस्ट वार्निंग वो उतना काम नहीं कर सकते। एक तहसील में एक या दो बंदे होंगे तो वो पूरा काम ही नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असल में काम यही है पेस्ट वार्निंग वालों का कि फील्ड में जाके उनको वो स्पेसिफिकली इंसेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस एरिया में कौन सा इंसेक्ट इस क्रॉप पे आ रहा है या इसके लिए आप ये मैनेजमेंट करें। जबकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला पूरी टेक्नोलॉजी को वो देखता है कि भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को। तो ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही जैसा ऑलमोस्ट काम करते हैं, मगर इंसेक्टिसाइड का एक्ट जो है ना वो पेस्ट वार्निंग वालों के पास है। तो इस फर्टिलाइजर के इंसेक्टिसाइड जिस तरह आप कह रहे हैं जमशेद साहब, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, सैयद फ़खर इमाम साहब की आपने बात की, जमशेद चीमा साहब की आपने बात की, हुसैन जहानी जदीद साहब की बात की, ये सारे वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली हर चीज़, खान साहब खुद फोकस्ड है, फ़खर इमाम साहब खुद काश्तकार हैं, बाकी सारी टीम इनकी बहुत अच्छी है। इस सूरत हाल में किसान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि किसान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ 90% काश्तकार है वो है छोटा काश्तकार, उसके पास फायदा उठाने के लिए वसाइल नहीं है। मुझे ऐसा नहीं, वो किसान कार्ड दिया है उससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन खुद खालिद खोकर सब कह चुके हैं कि बहुत थोड़ा हिस्सा है, अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हमारे यहाँ जो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके देखें कितना फ़ायदा हुआ है इन्फॉर्मेशन के हवाले से। लेकिन फिर यहाँ तक तो ज़राअत में नहीं, ज़राअत में तो इससे आगे की चीज़ें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, अभी स्मार्ट ट्रैप्स की बात हो रही थी जो ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में तजर्बा हो रहा है कि जी स्मार्ट ट्रैप्स कैसे आपको जो ज़रूरी अद्वियात के मुनासिब इस्तेमाल, बर वक्त इस्तेमाल और किस किस्म की फ्लाइज हैं, ये चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको रियल टाइम आपको शेयर कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो छोटे काश्तकार को किस हद तक आप उसका फ़ायदा दे सकते हैं, किस हद तक उसको गैजेट्स दे सकते हैं, वो खुद एक हम यहाँ सच्ची बात ये है कि हम यहाँ पे लोकल वेदर जो स्टेशन है हम उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आम काश्तकार को पता नहीं होता, वो भी सिर्फ टेलीविजन के या जो मोबाइल फोन में वेदर आता है उसके हवाले से बैठ के ज़्यादातर बात कर रहा होता है। तो वो जो उस तरीके से जैसे कि आपकी 1 कॉल जैसे 15 है, इस तरह का 1 विंडो एक ऐसा नंबर होना चाहिए, इमरजेंसी कॉल नंबर, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि काश्तकार को कोई भी इशू हो गवर्नमेंट ने 0800 है वो नंबर है किसानों के लिए। देखें बात ये है कि उसके हवाले से वेदर के हवाले से उसमें कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, उस हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वो सिर्फ एग्रीकल्चर के मशवरे के लिए है। लेकिन सबसे जैसे इस वक्त मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो इस वक्त आवाज के स्टेज पर है, आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में जो वेदर के हवाले सबसे ज्यादा ये है कि जी आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हेल्पलाइन पंजाब गवर्नमेंट का है, उसमें वेदर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि हमने एक इस पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा अच्छी इन्होंने बात की। इस चीज को देखते हुए हमने ये महसूस किया कि वाकई इस चीज की कमी थी और हमने एक्सपर्ट की टीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड के भी वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर में
किस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस वक्त बारिश होनी है, बारिश हो गई है तो क्या करना है, बारिश नहीं हुई तो क्या करना है। लोकल इलाके का फोकस हाँ जी, हाँ जी, मुल्तान का हम स्पेशली ये सर्विसेज दे रहे हैं और हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हर वीक उनकी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल होता है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस एरिया में। अच्छा, मुल्तान में एक नेट स्टेशन भी बनाया जा रहा है। मुल्तान में एक स्पेशल नेट स्टेशन बनाया जा रहा है जो जापान की कोई कंपनी वो बना रही है, उससे भी हमारे किसान फायदा उठा सकते हैं। आप किसानों के रहनुमाएं, मेरा सवाल आपसे वही है जो जमशेद रिजवानी साहब से मैंने किया कि हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़रा, पूरी टीम इस टाइम फुल्ली उनकी कोशिश है कि पैदावार बढ़े, हमारी प्रोडक्शन बढ़े। इसमें किसान का क्या किरदार है, किसान को क्या करना चाहिए, आपकी तंजीम को क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप इससे मुस्तफीद और भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, हम इस वक्त ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी वाहिद तंजीम है जो बजट के मौके पर अपनी बजट तजावीज़ भी देती है, मुख्तलिफ इशूज़ भी पहुँचाती है हुकूमत तक, जाकर हम डिस्कस भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, अपने मसाइल से आगाह भी करते हैं और पूरी तरह कोशिश करते हैं कि अपने मसाइल का वहाँ से हल करवाएं। मैंने और किसी को नहीं देखा वहाँ जाकर कोई ऐसी बात करते हुए, कोई ऐसी कोशिश करते हुए। अब हुकूमत के जो असल सबसे बड़ी बात है कि जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इस वक्त इस सेक्टर पे जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट इसके ज़्यादा चाहिए इस वक्त, क्योंकि जब भी कोई सेक्टर बीमार होता है, कोई सिक होता है, तो उसको उठाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सब्सिडी का नाम भी इस्तेमाल ना करें, इन्वेस्टमेंट। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का, फिर हमारा इशू है रिसर्च का, फिर हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म कोई नहीं। अब दुनिया में क्या है जी, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैंने ये फसल काश्त करनी है और मुझे इसका ये रेट मिलेगा और मेरी ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। पाकिस्तानी काश्तकार को नहीं पता था कल मुझे नहीं। आपके सामने मिसाल मौजूद है, जिस तरह गंदम का ऐलान किया गया उसके बाद पैदावार बढ़ गई। नहीं, अच्छा, अगर 1650 अगर यही 1600 कर दिया जाता, आप यकीन कर लें पैदावार और बढ़ जाती, काश्तकार और ज्यादा मेहनत करता। अगर काश्तकार को नजर आ रहा मुझे कुछ मिलना है, पाकिस्तानी काश्तकार बड़ा मेहनती है। देखिए ना, काश्तकार से बड़ा मुहब्बत वतन कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसका जीना मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर है, जदाद इधर है, तालीम इधर है, सेहत इधर है, फिर अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ उसका ईमान भी यही पाकिस्तान में है, वो तो पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है खालिद फकीर साहब, टाइम की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया रिजवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज जो मेहमान थे इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन था उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की और यकीनन इस बात को सराहा भी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का एक बेहतरीन इक़दाम है और ये तसलसल जारी रहना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।